ये शूट होने जा रहा है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 को शूट करने से पहले एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वाले बच्चों के लिए। आप लोगों को ये चीज़ पता है, एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास है 18 चैप्टर। हमने केवल 3 लेक्चर्स इसके शूट करने हैं। ऑल दो एक लेक्चर चैप्टर 1 और 2 को कंप्राइज करता हुआ पढ़ चुका है आपके प्लेलिस्ट में। इसके अलावा चैप्टर 4, 3 कंप्लीट हो चुका है। 4, 5, 6 को लेके एक लेक्चर बनेगा। 7 से लेकर कितना 12 तक का एक लेक्चर बनेगा और 13 से लेकर 18 तक का एक लेक्चर बनेगा। मतलब हमने 6 के ग्रुप में एंटरप्रेन्योरशिप 3 ही लेक्चर में, 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म कर देना है। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, उसकी बात करते हैं। देखो चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। सबसे पहले एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए स्टूडेंट्स। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से मैं ये चीज़ समझा रही हूँ तुम्हें। कभी क्या होता है, आपका मान लो एग्ज़ाम हो, ठीक है, और आपके घर के पास से बारात गुजर रही हो और बहुत लाउड म्यूज़िक बजता है बारात में, और वो कुछ नहीं तो एक जगह 15 से 20 मिनट नाचते गाते लोग जाते हैं। क्या पढ़ाई हो पाती है ऐसे इन्वायरमेंट में? नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह एंटरप्रेन्योर को भी ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अभी आज मॉर्निंग में ही मैं देख रही थी रतन टाटा जी जो हैं, तो उनका एक बहुत यंग एज का फ्रेंड है, 28-27, उसका नाम शांतनु कुछ है। तो उसने टाटा में काम करना शुरू किया। टाटा का एटमॉस्फेयर, टाटा के लोग, टाटा की आइडियोलॉजीज से उसके अंदर एक काफ़ी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। ऐसा कहते हैं लोग कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के 7 इयर्स ऑफ एज तक हो जाता है, मगर रिसर्चर्स में पाया गया है कि इंसान पूरी लाइफ जब तक वो जीवित है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है। तुम खुद समझो, तुम अभी एज अ स्टूडेंट यहाँ हो, कल को तुम्हारी कहीं अच्छी जगह जॉब लगे और एक तुम बड़ा ही डायनामिक इन्वायरमेंट पाओ, अपने आप तुम भी उसी तरह सोचने लगोगे। आइडियोलॉजी वैसी ही बन जाएगी, प्रोग्रेसिव हो जाएगी, प्रोग्रेसिव मानसिकता हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पे फिर ध्यान नहीं दोगे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो रतन टाटा जी की कंपनी में वो बंदा काम कर रहा था, 4-5 दिन काम किया, फिर वो ऑफिस से आते वक्त उसने देखा कि एक बेचारा स्ट्रीट डॉग था, उसके ऊपर गाड़ी चल गई थी एंड ही वॉज डेड ओवर देयर ऑन द रोड। नो ही वॉज सो मच मूव्ड बाय दिस इंसिडेंस कि उसने अपना दिमाग लगाया और एक छोटा सा स्टार्टअप खोला, बहुत छोटा सा स्टार्टअप। वो क्या करते हैं वो लोग, ये जो ग्लो लाइट कभी तुमने देखा है जो सड़कों पे होम गार्ड लोग काम करते हैं, एक ऑरेंज कलर का जैकेट पहनते हैं, उस जैकेट में एक लाइनिंग होती है जो रात में चमकती है, रेडियम की होती है। सड़कों पे डिवाइडर होते हैं, रात में वो चमकते हैं लाल लाल, देखा है? उस मटेरियल का, उस रेडियम की मटेरियल का उसने डॉग्स के लिए कॉलर बनाना शुरू किया और हर स्ट्रीट डॉग को वो कॉलर, वो जो भी लगता है उसको, जो भी स्ट्रीट डॉग है, और उसने एक डॉग शेल्टर तक खोल दिया। अब हुआ क्या, फंड्स की कमी पड़ गई उसे, वो अपनी पूरी सैलरी इसमें खर्च कर रहा था। उसको जब फंड्स की कमी पड़ गई तो उसके फादर ने रतन टाटा जी को एक लेटर लिखा, इतने बड़े आदमी को, एंड सरप्राइजिंगली रतन टाटा उसके डॉग शेल्टर पे, अभी ये कुछ हफ्तों पहले की बात है, सरप्राइजिंगली रतन टाटा उसके डॉग शेल्टर पे आ गए और उन्होंने देखा कि ये कितना लग के सर्विस की भावना से, एक एंटरप्रेन्योर ही तो है, ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। तो उन्होंने उसको जितना फंड उसके फादर ने मांगा था उसका डबल सैंक्शन किया, दैट ही मस्ट कंटिन्यू ऑन द गुड वर्क, एंड इन टुडे डे दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। रतन टाटा इज अराउंड 84 ईयर ओल्ड, ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, बट दे हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो जब वो लड़का टाटा को ज्वाइन किया, उसको वो माहौल मिला जहाँ पे एक शब्द होता है, स्टूडेंट्स बच्चों बोर्ड पे देखो, एक शब्द होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान, दिमाग में तूफान आ जाए। किसका तूफान है? आइडियाज़ का।
कभी कभी आप जब बहुत रिसेप्टिव मोड में होते हो, आप बहुत बुक्स पढ़ रहे होते हो, तो यू विल गेट आइडियाज़ आउट ऑफ नो वेयर हाउ टू मेक अ थिंग सक्सेसफुल। मगर व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, जब आपको उस चीज़ का माहौल नहीं मिलता, यू कैन नॉट गेट दोज आइडियाज़। बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट चैप्टर इसी पे फोकस करता है कि एक एंटरप्रेन्योर के इंडिपेंडेंट विकास के लिए ही, उसका इंडिपेंडेंट विकास ही अगर करना है तो उसको कैसा माहौल मिले कि वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा पाए। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कि हमारी बुक में एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट के डेफिनेशंस राइटर द्वारा दिए गए हैं। जो राइटर्स जिनका कोट किया गया है तुम्हारे बुक में, मेजन एंड ब्राउन का है और जेरॉड किंड्स का है। इनमें से किसी की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है और किसी की डेफिनेशन नहीं पूछेगी। कॉमर्स की थियोरी में अगर फ्योल, टेलर, कून्स ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी, गिनती के 4 नाम है, डेफिनेशन इनकी है तो जाएगी, नहीं है पढ़ के भूल जाइए, दैट डजंट मैटर्स एट ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, जिस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट 2 प्रकार के होते थे, एक्सटर्नल और इंटरनल, और फिर उसमें आ जाते थे मैक्रो और माइक्रो, किसमें, एक्सटर्नल में। इसी और इंटरनल में क्या आते थे, बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के माइक्रो और मैक्रो होते थे, और फिर माइक्रो में होता था इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में हम फिर बात करते थे फीचर्स वगैरह की, और एक्सटर्नल में कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट। मतलब पहला डाइवर्जन माइक्रो मैक्रो और माइक्रो के पार्ट्स होते थे। अच्छा, मैक्रो के पार्ट्स कोई पढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि मैक्रो के पार्ट्स थोड़ी बहुत थ्योरी होती थी उसमें पढ़ाने निकलेंगे तो क्या पूरा अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी पढ़ाना पड़ जाएगा उसमें, क्योंकि मैक्रो तो सब कुछ कंप्राइज करके है ना। तो अभी देखो, उसी तरह एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट में तुम्हारा है इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी। बोलो बात सही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल का, क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, इंटरनल पढ़ना हमारे लिए आसान पड़ेगा, हम आसान से टफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट में केवल 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अच्छा, एक चीज़ समझना, इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का डेफिनेशन नहीं दिया है किताब में। इंटरनल इन्वायरमेंट की केवल हेडिंग दे रखी है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। मैनेजमेंट अल्ट्रेशन। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस शुरू करेगा तो देखो, जनरली वो एक टीम के साथ ही काम करता है। जैसे कल मेरी एक बात हो रही थी लेक्चरर से, तो उन्होंने बोला मैम आप परमानेंट हो जाइए या एग्ज़ाम्स वगैरह। हमने बोला हाँ सर, बट माय बेसिक एम इज़ टू बिगिन अ स्टार्टअप। समय के साथ हर इंसान का व्यू पॉइंट बदलता है। मैं आज से कह सकते हो 2 साल पहले आई वॉज कि हाँ मैं टीचिंग का ही रखूँगी अपना लाइफ, आई विल मेक समवेयर परमानेंट, आई विल गेट समवेयर गवर्नमेंट। बट विद टाइम आई हैव कम ऑफ द क्लू दैट अगर मैं कहीं अटक के रह गई तो मेरी मैक्सिमम सैलरी पहुंचेगी कितनी, 3 लाख पहुंचेगी। उससे ज़्यादा कोई सरकारी विद्यालय मुझे नहीं देगा, या कोई महाविद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगा। और वहीं अगर मैंने अपना स्टार्टअप खोल लिया, उसके बेसिस पे कुछ अकम्प्लिश कर लिया, तो 3 लाख तो मैं दिन में कमा लूँगी। यू गेटिंग दैट थिंग। ये जो व्यू पॉइंट आता है, ये जो व्यू पॉइंट डेवलप होता है, उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है। तुम खुद सोचो, एक लड़की जो दिन भर किचन में बैठी है बेचारी, जिसको पढ़ने तक का समय नहीं मिल रहा, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, वो एक स्टार्टअप क्या शुरू करेगी? यू गेटिंग माय पॉइंट। मैनेजमेंट अल्ट्रेशन में हम जैसे मान लो मैंने बोला कि ओरेकल के नाम से बेसिकली मेरे को एक ऐप लॉन्च करना है। टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है ना मेरे पास, टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है मेरे पास, बेसिक बात अलग है, मगर एक ऐप को डेवलप कैसे करते हैं, एक ऐप को प्ले स्टोर पे लॉन्च कैसे करते हैं, उस ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस कैसे डिसाइड, ऐसे नहीं ना मैं बोल दी हाँ ले जाओ 5000 एक सब्जेक्ट का। एक लिमिट होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी पड़ी है, 10% प्रॉफिट ले लेते हैं, हाँ ठीक है 3500। तो यहाँ पर ये टेक्निकल टीम, मुझे एक टीम टेक्निकल खड़ी करनी पड़ेगी,
और आज के डेट के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिना टेक्निकल टीम के काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बिना टेक्निकल? इट्स दैट सिंपल, क्योंकि आज इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग एकदम टॉप पे है। आप उतना टेलीविज़न और बैनर और रेडियो देखते भी नहीं है जितना आपकी स्क्रीन टाइम रहती है फ़ोन पे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से मैनेजमेंट अल्ट्रेशन का मतलब है एक एंटरप्रेन्योर को अपनी एक टीम लेके चलनी पड़ती है, और उस टीम में अगर वो टीम कारीगर नहीं हो रही, मैंने टेक्निकल के 2 बंदे रख लिए, उसमें से एक बंदा पूरा दिन सोता है और एक पूरा टाइम काम करता है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? जो काम करेगा वो तो मेहनत का कमा रहा है, पर जो दिन भर सो रहा है वो तो सोने का कमा रहा है ना। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अल्ट्रेशंस का अर्थ हो जाता है एंटरप्रेन्योर को जब जहाँ लगे कि उसकी टीम में लोग काबिल नहीं हैं तो ही शुड गो फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। अदर ऑप्शंस में बच्चों बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का भी ऑप्शन स्टैंड करता है। मतलब हम अपने काम को किसी दूसरी एजेंसी को दे दें। इम्पॉर्टेंट काम हमारे पास है मगर कस्टमर केयर, तो हमारी टीम में अभी उतने लोग नहीं है कि हम कस्टमर केयर के लिए 2 लोग को दे दें। सो आई जस्ट BPO it, I'll just outsource it। समझ में आया? Moving on to the next point, एम्प्लॉय स्पिरिट। एक मूवी थी धनुष की, धनुष साउथ इंडिया का, वो मूवी मुझे नाम नहीं याद है। हाँ मतलब जनरली साउथ की मूवीज़ जब इधर साइड में लॉन्च होती हैं तो उनको एक इनिशियल्स जैसे RRR, KGF, उस मूवी का था VIP। VIP मूवी में विलन के रोल में ये है, ये एक एक्ट्रेस है, विलन नहीं वैम्प है। वो कौन सी एक्ट्रेस है? जो कुछ कुछ होता मैं थी शायद, हाँ ओके, काजोल, मतलब इधर ही की है, बॉलीवुड की है वो। तो उस मूवी का सीन जानते हो क्या रहता है? धनुष जो रहता है वो एक एंटरप्रेन्योर रहता है, अपना एक स्टार्टअप चलाता है, और स्टार्टअप धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर जाता है। वो सारे आर्किटेक्ट्स रहते हैं शायद, तो वो अपने गराज से शुरू करता है और अपना धीरे धीरे ज़मीन खरीदता है, कंस्ट्रक्शन, शायद ज़मीन भी नहीं खरीदता, वो पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे अपने बंदों को लेके अपना ऑफिस खोलता है। उसमें जितने बंदे रहते हैं ना, सब उसके साथ पढ़े हुए रहते हैं, उसके बैच के दोस्त रहते हैं, फ्रॉम एवरी गर्ल टू एवरी बॉय। और शायद मूवी में 1-2 बार मेंशन किया है कि 200 रहते हैं वो टोटल। अब ये जो 200 बंदे रहते हैं ना, ये बोलते हैं धनुष से, क्या हमें तुमसे कोई सैलरी नहीं चाहिए? वो बेरोज़गार इंजीनियर्स रहते हैं सब, कहते हैं हमें तुमसे कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस हमें अपने टीम में शामिल कर लो। ये होता है एम्प्लॉय स्पिरिट। जब एम्प्लॉय अपने को भी भूल के अपनी फर्म के लिए काम करने लगता है और उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो यहाँ पे वो वैम्प क्यों रहती है? वो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन रहती है जो इन सब के सारे प्रोजेक्ट्स हड़पती रहती है, ऐसे छोटे मोटे इंजीनियर से सारे प्रोजेक्ट हड़प लेती है। तो वो एक मूवी है, अच्छी मूवी है, कमर्शियल मूवी है, यू विल बी एंटरटेन्ड। तो एम्प्लॉय स्पिरिट का मतलब ये होता है हर समय अगर एम्प्लॉय अपना फ़ायदा देखेगा, हर समय अगर अपना फ़ायदा देखेगा, तो यहाँ पे दिक्कत एम्प्लॉयर को नहीं होगी, दिक्कत होगी ऑर्गेनाइजेशन को। और ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो, अभी तो वो बंदा ही नया है, वो संभालेगा कैसे? एंटरप्रेन्योर है तो वो संभालेगा कैसे? कुछ लोगों को उसके साथ बिना प्रॉफिट के भी जुड़ना पड़ेगा, तब जाके उसकी फर्म सक्सेसफुल हो पाएगी। ओके, अदर देखो, एम्प्लॉय स्पिरिट के बाद कल्चरल चेंजेस। स्टूडेंट्स, कल्चरल चेंजेस का मतलब है सांस्कृतिक बदलाव। अब ये जो सांस्कृतिक बदलाव है ना, ये किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। जितने भी बच्चों से मेरी इंटरेक्शन है, चाहे कॉलेज में कर लो, कोचिंग में कर लो, आई वुड से 80% ऑफ देम एक कल्चरल चेंज मैंने देखा है। एक पॉप कल्चर आप इसे कहते हो, एक पॉप कल्चर का बड़ा दौर चला है। आज से व्हेन यू वर लिटिल स्मॉल, यू मे बी ऑफ लाइक 10 और 9, उस टाइम पे ना एक टाइम था जब इंडिया में ये ब्रिटनी स्पीयर्स और शकीरा वगैरह के म्यूज़िक सुनते थे टीनेजर्स। भले समझ में कुछ नहीं आता था, बट दे यूज टू लिसन। उसके बाद एक दौर आया जब आतिफ असलम वॉज ऑन एवरी टीनेजर्स प्लेलिस्ट,
सब कोई ना कोई आतिफ असलम का सुनते थे। उससे पहले और उसके आगे पीछे एक बॉलीवुड का दौर था। अभी के टाइम पे क्या है, ऑल इंडिया इज़ अबाउट दी तेलुगु एंड दी तमिल एंड दी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। ये एक पॉप कल्चर का चेंज है जो अभी पूरे इंडिया में आप देख रहे हो। ऑस्कर्स में गई, हर जगह साउथ इंडियन मूवी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉलीवुड को कोई पूछ भी नहीं रहा। और एक टाइम था जब सिनेमा घर के बाहर हाउसफुल के बोर्ड होते थे एक दो सितारों को लेकर बॉलीवुड के। अब उनकी मूवी कोई पूछ भी नहीं रहा। ये पॉप कल्चर का चेंज क्यों आया है? ये पॉप कल्चर का चेंज, बड़ी ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये पॉप कल्चर का चेंज आया एनवायरनमेंट की वजह से। एनवायरनमेंट में चेंज कैसे आता है? एनवायरनमेंट में चेंज ऐसे आता है, तुम खुद सोचो, क्या कोई व्यक्ति जो 20 साल से एक एनवायरनमेंट में एक ही काम कर रहा है वो चेंज ला पाएगा क्या? नहीं। एक बड़ी फ्रेश मानसिकता का इंसान एक नए कंसेप्ट के साथ आए तब एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। आफ्टर ऑल इन मूवीज़ का नॉर्थ इंडिया में लॉन्च होना एक चेंज ही तो है। पहले नहीं लॉन्च होती थी, अब हर मूवी, हर साउथ की मूवी हिंदी में डब हो रही है। वो चले या वो ना चले, बट दे आर मेकिंग इट अ पॉइंट कि येस। और इधर यूपी रीजन से ज़्यादा कमाई हो रही है। तो यहाँ पे ये जो एनवायरमेंटल चेंज की हम बात करते हैं वो एक फ्रेश माइंड ही ला सकता है। 40 साल से जो एक कुर्सी मेज के बीच में बैठ के काम कर रहा है इंसान, वो नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस टू चेंज करेगा, वो चेंज का समर्थन नहीं कर पाएगा। चेंज का समर्थन वो पर्सन कर पाएगा जिसने उस चेंज की ज़रूरत को फील किया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एकदम क्लियर है? ओके। कल्चरल चेंजेस के बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल चेंजेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल चेंजेस में अगर हम बात करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, लिखना ज़रूर इसको इस पॉइंट में। देखो, शी इज़ मेकिंग नोट्स ऑल्सो, यू शुड ऑल्सो कीप ऑन डूइंग इट। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका नाम फिलहाल इस डेफिनेशन के लिए तुम्हारे लायक सबसे सही है। देखो स्टूडेंट्स, एक एंटरप्रेन्योर क्या हो सकता है ना, हो सकता है उसके पास कोई एसेट ही ना हो। इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है कोई एसेट ना हो। अब अगर उसके पास कोई एसेट नहीं है तो क्या उसको लोन नहीं मिलेगा? और अगर वो लोन नहीं मिलेगा तो उसके सपने सपने ही रह जाएंगे, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, देश के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाएगा, जो कि आज से 10 साल पहले होता था। मगर अब हमारे देश में वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और इनका सक्सेस देख के अब नॉर्मल बैंक्स भी एंटरप्रेन्योर्स को कर्ज देने को रेडी हैं। कभी कभी तो ब्याज भी नहीं लेने को रेडी हैं, ब्याज लेते ही नहीं है अब। यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया ये जो इनिशिएटिव आया है, तो सरकार ने भी काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च की कि भाई अगर एक विमेन है, एक फीमेल है और वो अपने से एक बिजनेस कर रही है तो उसको बिना किसी फॉर्मेलिटी के, उसके पिता का या उसके पति का अगर किसी का ITR है और उस ITR की कम से कम अमाउंट 1 लाख तक है, कितनी कम कर दी, तो 1 लाख तक अगर अमाउंट है, उस औरत को या उस लड़की को 2.5 लाख का कर्ज बिना किसी फॉर्मेलिटी के हर बैंक को सैंक्शन करना है। यू आर गेटिंग दिस? तो यहाँ पे फाइनेंशियल चेंजेस, जो लोन सपना होता था ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस आइडिया तो है पर पैसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी की कहानी अगर आप लोग जानते होंगे, वो मुंबई अपने पॉकेट में शायद 10 रुपये लेके आए थे, केवल 10 रुपये, और आज पूरी की पूरी रिलायंस का जो इंफ्राटेक है, पूरा एम्पायर, पूरी डायनेस्टी उनकी। वहाँ पे कोई बैंक उनको कर्ज देने नहीं आया था, वहाँ इंसान बस किसी तरह से, ये जो लोन देते थे लोग थर्ड पार्टी वाले, अच्छा खासा जो ब्याज लेते थे, वही एक रास्ता बचता था। और जनरली हर बिजनेस तुरंत मुनाफा नहीं कमाता, एक एक टाइम बाद वो कमाता है। उनका कर्ज ही चुकाने में वो इंसान रह जाएगा, वो कहाँ से अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर पाएगा? गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल में यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिखता है माइक्रो और मैक्रो के बीच। ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके सिलेबस के अनुसार
वो वही सारी चीज़ें आती हैं जो आपने पढ़ रखा है बिजनेस इन्फॉर्मेंट में, तो इसमें ज़्यादा मेहनत तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर ज़्यादा है, मान लो तुम्हारी बुक तुम कोई और किताब यूज़ करो और माइक्रो में तुम्हारे पास 6 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, तो 6 से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे किसी भी पेपर में 6 से ज़्यादा कंपोनेंट से यूज़ ही नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी हम 6 कवर करेंगे। बेसिकली ये जो बुक तुम लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ ये 6 ही है, इसमें ज़रा ध्यान देना। और मीडिया को मैंने हाईलाइट किया है, तो तुम भी मीडिया को हाईलाइट करना। क्यों हाईलाइट किया है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। स्टूडेंट्स, माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मेरे क्लाइंट आते हैं। देखो, एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसका पहला क्लाइंट ना भगवान होता है। मैंने एक तो कोई ऐड देखा था, कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में रह जाते हैं। बहुत पहले वो ऐड देखा था, वो भी शायद किसी इन्वेस्टिंग कंपनी का था ही। ओपन इट। तो वो ऐड भी किसी इन्वेस्टिंग कंपनी का था। उसमें होता है कि एक बंदा एक नया आर्किटेक्ट बना रहता है और एक नए कपल आते हैं जो उससे अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं, और जैसे ही वो फाइनल कर देते हैं डील और वो वहाँ से चले जाते हैं, वो लड़का लगता है खुशी से डांस करने, और जैसे वो डांस करता है वो कपल अपना कुछ भूल गए रहते हैं, बैग वगैरह, तो वो वापस आते हैं तो देखते हैं वो डांस कर रहा है। मतलब मॉरल उस एड का ये था, वो शायद किसी यही लोन देने वाली कंपनी का था जो स्टार्टर्स को ही लोन देते थे। मॉरल उस स्टोरी का ये था कि हर एंटरप्रेन्योर के लिए उसका पहला क्लाइंट भगवान होता है। क्योंकि पहले कोई एंटरप्रेन्योर, अगर कल की डेट में भोलेनाथ की मेहरबानी से तुम लोग ही एंटरप्रेन्योर्स बन गए, तो तुम अपने पहले क्लाइंट को इतना बेस्ट दोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि क्लाइंट ही क्लाइंट को लाएगा। तुम्हें मान लो इंटीरियर डेकोरेटर का एक फर्म शुरू कर दिया और तुमने एक घर को इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया, उसको रेनोवेट किया, पीपल विल आस्क किससे आपने किया, तो आप बोलोगे कि मेरी फर्म थी ABC लिमिटेड से। तो यहाँ पे क्लाइंट सबसे अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ का अभी हमने समझा इसी के एग्जाम्पल के थ्रू कि कुछ समय के लिए एक एंटरप्रेन्योर इस कैपेसिटी में ही नहीं रहता है कि वो कुछ पे करे, पॉकेट मनी के अलावा कुछ पे कर पाए, उस कैपेसिटी में वो नहीं रहता है। तो ऐसे सीन में क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ अगर सपोर्टिव नहीं है, छोड़ के कोविड में कितने बड़े बड़े बिजनेस में एम्प्लॉयर नहीं दे पा रहे थे सैलरी, वो एम्प्लॉयज़ जो उस फर्म के साथ 10 साल से जुड़े थे वो तक छोड़ के चले गए। अब उस एम्प्लॉयर का सोचो या उस एंटरप्रेन्योर का सोचो जो एक तो लॉकडाउन भी झेल रहा है और उस पे से उसकी टीम के बंदे भी छटते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की स्पिरिट बड़ी मैटर करती है। और देखो, दोनों दो चीज़ें हैं, एक स्टार्टअप और एक रनिंग बिजनेस। अगर रनिंग बिजनेस अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, पर अगर एक स्टार्टअप ऐसा है तो वो स्टार्टअप की मजबूरी है। यू आर गेटिंग इट नाउ। वेंडर्स, बच्चों वेंडर्स की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जो भी नए हॉस्पिटल्स खुलते हैं, एक हॉस्पिटल के खुलने में एक कंपनी के खुलने से ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि आप लोगों की जान के लिए अब जिम्मेदार होने वाले हैं। अगर आपकी मशीन्स उस लेवल की नहीं है, आपकी एक्सरे मशीन ऐसी है कि बंदा अंदर जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दी जाती है, वो एक्सरे मशीन है या टॉर्चर मशीन है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, हॉस्पिटल्स में ये जितनी मशीन्स आप देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई मशीन 1 करोड़ से कम की नहीं होती है। एक एंटरप्रेन्योर के एंटरप्राइज या एक कंपनी से बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हॉस्पिटल खोलना। मतलब मिनिमलिस्टिक मशीन भी 10 लाख की आती है। ये जो मशीन्स होती हैं इनको एक क्या कहते हैं उसे, एक बार लाइन है जिसको पास करना पड़ता है कि हाँ ये इंसानों पे उपयोग करने के लिए 100% सेफ है। अब यहाँ पे जो वेंडर है जो इन मशीनों को बेचता है, वो वेंडर क्या है ना, इन टेस्ट को कराते कराते ही उस मशीन का दाम डबल हो जाता है। सरकार कहती है ठीक है मशीन बना ली,
अब ये टेस्ट कराओ कि तुम्हारी मशीन इंसानों के लिए सेफ है, ये टेस्ट कराओ कि बिजली नहीं खाती, ये टेस्ट कराओ कि तुम्हारी मशीन कोलैप्स नहीं करेगी, यू गेटिंग इट। तो वो मशीन के दाम हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और मेडिकल फील्ड में बिकॉज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एडवांसमेंट भी बहुत आ रहा है। आप आज से 20 साल के 20 साल पुरानी एक्सरे मशीन और आज की एक्सरे मशीन में देखो बहुत फ़र्क होगा। इस वजह से ये वेंडर्स जानते हो क्या चाहते हैं, अपनी मशीन को जल्दी सेल आउट करना चाहते हैं ताकि टेक्नोलॉजी बदले उससे पहले ये मशीन बिक गई हो। तो जब भी कोई नया हॉस्पिटल खुलता है, ये मशीन के वेंडर्स क्या करते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को पकड़ते हैं जो बेसिकली बनवाते हैं और उनको अपनी मशीन डिस्काउंट पे देते हैं। क्यों डिस्काउंट पे देते हैं? क्योंकि अगर 20 लाख की मशीन तुमको 18 लाख की मिल रही है तो 2 लाख तुम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरह अगर किसी एंटरप्रेन्योर को जो एसेट प्राप्त हो रहे हैं उन एसेट पे भी अगर डिस्काउंट मिलता रहे तो उसके लिए देखो एंटरप्रेन्योर के लिए पैसा सब कुछ है क्योंकि उसके पास वही तो नहीं है। किसकी, अनन्या बिरला का नाम सुना है तुमने? अनन्या बिरला जो हैं उन्होंने कुछ गाने भी गा रखे हैं, बड़ी बड़ी डायनेमिक हैं। मेरे ख्याल से वो 28-29 साल की है और एंटरप्रेन्योर है, बिरला ग्रुप्स को ही बिलोंग करती, उसी फैमिली लाइन में। मगर उसने बिरला ग्रुप को, आदित्य बिरला ग्रुप को ना ज्वाइन करके, तुम सोचो तुम्हारी करोड़ों अरबों की संपत्ति को ना ज्वाइन करके उस लड़की ने, शी इज स्टिल अ गर्ल, शी इज 28 ईयर ओल्ड, कितनी ज़्यादा उम्र है, उसने खुद अपनी एक कंपनी बनाई। शी इज़ अ यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अमंग विमेन इन इंडिया। उसकी कंपनी, अच्छा उसकी कंपनी भी बड़े अच्छे काम करती है। उसका स्टार्टअप क्या करता है ना, जो भी गांव की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, बुटीक हो सकती है, टेलर की दुकान हो सकती है, किराना स्टोर हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ें, उसकी फर्म बिना ब्याज के उनको लोन देती है। अब ये सोचो, उसके बेसिस पे अनन्या बिरला ने कम समय में काफ़ी मुनाफा कमा लिया क्योंकि इसका प्रचार, उसके बंदे खुद घूम घूम के गांव में सर्वे की, औरतों से पूछा आपकी कैपेबिलिटी क्या, उसने बोला भैया हमें सिलाई कढ़ाई अच्छी आती है, हम पैसा दें आप अपना बुटीक खोलिए, बस जो कमाइएगा उसका 10% मेरा। बहुत बड़ी बात है एक ग्रामीण महिला के लिए जो जीवन भर चूल्हा में केवल खाना बनाई है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है अपनी छोटी सी दुकान खोलना। गेटिंग इट? ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। पहले किसी को ये आइडिया क्यों नहीं आया? देखो एंटरप्रेन्योर मतलब यंगस्टर, मगर उन्हें पहचान कब मिलती है? जब वो लगभग 40 साल के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टार्टअप को बड़ा बनने में बड़ा समय लगता है। अलक पांडे आज से थोड़ी पढ़ा रहे, वो तो काफ़ी समय से पढ़ा रहे, मगर रिकॉग्निशन कब बिल्ड होती है वो मैटर करता है, और वो रिकॉग्निशन ही कंसिस्टेंसी से आती है। इज दैट ओके? ओके नाउ देन शेयर होल्डर्स, फर्म बड़ी हो गई, फर्म सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज लिस्ट में आ गई। अब मौका है हमें शेयर होल्डर्स को बुलाने का, खुद को साबित करने का। एक बार अच्छा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर तुम्हारी कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दे दिया, मतलब समझो आधा गेम तुम जीत गए, क्योंकि शेयर होल्डर अगर रिटेन हो गया तो मतलब पैसे की कमी तो अब नहीं होगी। मीडिया, भैया मीडिया हमारे हिंदुस्तान में ना बड़ी तगड़ी है। एग्ज़ाम आता है, कोरोना आ जाता है, चुनाव आता है, कोरोना चला जाता है। वाओ, कोरोना लाता कौन है स्टूडेंट्स? मीडिया। मैं बताऊं, लाइफ में इंसान न्यूज़ देखना छोड़ देना, उसकी 50% स्ट्रेस कम हो जाए, वो 50% स्ट्रेस कम। भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मतलब है मेरा मिड टर्म बताओ ना कब से होगा? नहीं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भाग रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भगाया जा रहा है, वो लंदन गए, वो दुबई गए, वो ठेले पे बैठ के मोमो खा रहे हैं। अरे क्यों 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 जानना है हमें पाकिस्तान के बारे में? पूरा दिन मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, समझ नहीं आता हम हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तान में रह रहे, मतलब इतना ज़्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान। और ये माहौल क्या है? मीडिया, देखो स्टूडेंट्स, मीडिया का केवल एक काम है, डर को क्रिएट रखना। क्योंकि अगर आवाम में डर का माहौल है तभी आवाम न्यूज़ देखेगी कि ये चीज़ मेरे साथ ना हो जाए, राइट? तुम्हारा डर खत्म तो मीडिया का बिजनेस खत्म। किसको डराएगा वो? कोरोना कोरोना कोरोना।
लोगों को समय ही नहीं है तुम्हारा कोरोना कहानी सुनने का। तो मीडिया का क्या सीन होता है यहाँ पे, अगर मीडिया सपोर्टिव नहीं है, दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक मीडिया तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना पेज बनाए और अपने आसपास के लोगों पे सर्कुलेट करें। कोई ढूंढ रहा है कि फैब्रिक अंडर 300 तो हमारे स्टार्टअप का नाम पहले आ रहा है। और दूसरा होता है, अगर ये जो नॉर्मल मीडिया होती है, अगर ये मीडिया आपके बिजनेस के खिलाफ माहौल बिल्ड कर रही है तो आपके बिजनेस को चलने में दिक्कतें आएंगी। मगर एक अच्छी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन अब इतनी समझदार होने लगी है कि उसे पता है कि ये जो मीडिया का काम है डर का माहौल क्रिएट करना। तो पीपल हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग द फालतू का न्यूज़। अगर तुम्हें न्यूज़ में इंटरेस्ट है, इन शॉर्ट्स, डेली हंट करके ऐसे काफ़ी ऐप आते हैं, तुम 60 वर्ड्स में हर न्यूज़ को समझ सकते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज अपडेट रखनी। वरना ये मीडिया से तुम्हारी जनरल नॉलेज अपडेट रहेगी, कौन पूछेगा कि बताओ इमरान खान मोमो कब खाया था, कभी यूपीएससी में पूछेगा ये? नहीं। तो जनरल नॉलेज के बेसिस से तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, इन शॉर्ट्स या डेली हंट जैसे ऐप। अंतिम बात करते हैं कंपेटिटर्स। देखो, जनरली एंटरप्रेन्योर के लिए कंपेटिटर्स कम ही होते हैं क्योंकि तुम एक नया आइडिया ला रहे हो। मगर ये हो सकता है कि तुम्हारे आइडिया को, एक पढ़ाया था ना इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, तो ये हो सकता है तुम्हारा आइडिया को कोई कॉपी कर ले और उस आइडिया के बेसिस पे अपना बिजनेस चला ले। तो यहाँ पे कंपेटिटर एक थ्रेट होता है। और हो सकता है तुम अच्छी क्वालिटी यूज़ करो तो तुम्हारा सामान महंगा हो, वो चाइनीज़ क्वालिटी यूज़ करे उसका सामान सस्ता हो, तो ये एक थ्रेट होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीज़ें हम कल नहीं, परसों के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।